अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट का जो सेशन है, एज़ यू नो, हम डिफरेंट लोगों के साथ सेशन करते हैं ताकि हम समझ सकें कि उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कहीं पे अगर हम हेल्प कर सकें जहाँ पे वो स्टक हैं, और वो अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी तक डिसीजन नहीं ले सके, तो कहीं ना कहीं हम गाइड करके अपने मुताबिक जो भी हमें बेहतर लगता है, जिस हद तक हमें बेहतर लगता है, हम आपको गाइड कर सकें कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। मीनवाइल जो लोग अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, हम उनमें से कुछ बंदे सेलेक्ट करके इस सेशन में ले आते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो कि शाय हैं, जो मेबी अपनी इन्वेस्टमेंट को पब्लिकली आके डिस्कस ना करें, तो आप प्राइवेट सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसका यूआरएल नीचे दिया गया है। आज के जो सेशन में हमाद साहब जो एसीसीए हैं, वो हमारे साथ हैं। इनफैक्ट उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो हमाद भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। थोड़ा-सा आप अपना बैकग्राउंड अगर बता दें? फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। दाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। दूसरा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 1 साल पहले तकरीबन मेरी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैं केएसए शिफ्ट हो गया था। वहाँ पे जॉब वगैरह कर रहा था। देन उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिली, तो आजकल फॉर्विस मज़ाज में ऑडिट सीनियर की पोजीशन पे काम कर। जहाँ तक बात करें कि इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड की, तो सेम जैसे मेरा करियर स्टार्ट हुआ, साथ ही इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड भी स्टार्ट हो गए, मे बी उससे थोड़ा पहले ही। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूँ या सीख रहा हूँ, वो म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में। उसके अलावा करेंसी की थोड़ी बहुत इवैल्यूएशन करना सीखी थी, लेकिन वो एक मुझे बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं लगा, तो भी वो मैंने क्विट कर दी हो। ये मेरा सारा बैकग्राउंड। हमाद भाई, आपने क्या डिग्री क्या की है आपने? ऑडिट सीए किया हुआ आपने? नहीं, मेरा चाहे आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से ग्रेजुएट हूँ। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीए, एसीसीए नहीं है, और एसीए किया हुआ है। अच्छा, एसीए में फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्या चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प उसमें कर रही हैं? उसमें बेसिकली जो पूरी सीए की क्वालिफिकेशन है, उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी जाती है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जैसे हमारे पास एक सबसे पहले पोस्ट अकाउंटिंग होती है, इकोनॉमिक्स होता है, उसके अलावा बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, और थोड़ी बहुत लॉस के हवाले से ऑडिटिंग तो है ही है। अकाउंटिंग के बारे में बताया जाता है। अकाउंटिंग बेसिकली काफ़ी एडवांस लेवल पे जाके होती है, तो ये सारा बैकग्राउंड वहाँ से आता है। जो मेन हेल्प होती है इन्वेस्टमेंट्स में, वो एक तो अकाउंटिंग की होती है। दूसरा, ऑडिट में कर रहा हूँ तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प होती है। और बिजनेस फाइनेंस डिसीजन डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, कौन से शेयर्स पिक करने चाहिए। तो जब आप उसको फाइनेंशियल्स को भी बीएफडी को मिक्स करके देखते हैं किसी भी कंपनी को, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं यही रूल्स अप्लाई करता हूँ। अभी तक कोई कंसल्टेंसी वगैरह तो नहीं ली, खुद ही से पढ़ रहा हूँ, और मेरे ख्याल में बेहतर लगा मुझे। हमाद भाई, आपको क्या लगता है ना, आपके साथ के ऑब्वियसली स्टूडेंट भी होंगे, दोस्त भी होंगे जो वही सब्जेक्ट पढ़े हैं जो आप पढ़े हैं। आपने तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, उन लोगों ने क्यों नहीं की जिन लोगों ने, आपके साथ वालों ने नहीं किया? तो आपको वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि फाइनेंस पढ़ के भी लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? जनरली आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है वैसे? ये लाइक भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये एक वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो सर्कल में देखा, या इधर-उधर जो साथ कोलीग्स हैं या दोस्त वगैरह हैं, वो ये करते हैं कि आजकल इन्फ्लुएंसिंग का दौर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, जहाँ पे आप जैसे लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, तो इससे कई ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि जिसको आप कहते हैं अनकॉन्शियस बाइंग की जाए। इस तरह की फ़िज़ूल चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की पैसे लगाए जाएँ, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वजह है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते। वो सिर्फ़ टेम्परेरी बेनिफिट, या फिर जिसको कहते हैं इमेज कॉन्शियस होके इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते हैं, और इस तरह से वो पैसे वेस्ट कर रहे हो। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, आप देखेंगे कि सपोज़ एक यूट्यूबर है, वो अपनी गाड़ी आके दिखाता है कि ये मैंने कार बाय की है, या जो सही अर्न कर रहे हैं, फिर वो लोगों में भी थोड़ी-सी
जिसको आप कहते हैं ख्वाहिश पैदा होती कि हमें भी ऐसी कार चाहिए। तो चाहे उसकी डिस्पोजेबल इनकम 2 लाख है, जिसमें से 80,000 उसकी यूटिलिटीज़ हैं, अगर वो अच्छा गुजारा कर रहा है, तो पीछे वो जो ऊपर लीज पे कार ले रहा है 1,17,000 की, चाहे उसके पास पहले एक गाड़ी पड़ी भी है, तो 1,17,000 के करीब 16% के ऊपर जब वो एक कार ले रहा है, तो ये उसको उसकी इनकम को ज़ीरो पे ले आएगी। फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और वो उसको वेस्ट करेगा, और किसी भी इमरजेंसी फंड के लिए उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल नहीं है जिनको वो यूटिलाइज़ कर सकता है। यानी कि उसने अपनी डिस्पोजेबल इनकम को इस तरह अपने एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से ज़ीरो कर दी है। अगर वही बंदा इन्वेस्ट करता उसी क्योंकि उसके पास तो गाड़ी पहले से थी, 1,17,000 या इतना ना भी करे, वो 1,00,000 या 80,000 भी मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, उस पे अगर मिनिमम रिटर्न भी आप म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा मिक्स रिटर्न वाले में चले जाएँ, तो आप आराम से 10-12% से लेके 18% तक अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह वो अपने क्योंकि वो कंफर्ट ज़ोन में है, तो वो डिसीज़न नहीं ले पाते कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वजह है, वो इन्फ्लुएंसर्स को देख के अनकॉन्शियस बाइंग कर लेते हैं और फिर फ्यूचर पे इम्पैक्ट आता है उनको। जब कल को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन उन पे आ जाता है, तो वो भी मैनेज नहीं कर पाते और ब्रेक डाउन होता है फाइनेंशियली और मेंटली। बिल्कुल सही सर, आपने बातें तो सारी बहुत ज़बरदस्त की हैं। अच्छा, अब आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस बताएँ, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तो बता भी दिया कि सीए, एसीए करने से पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। तो आपका स्टार्ट कैसा था? आप क्या चीज़ आपको मोटिवेट की कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की? बेसिकली स्टार्ट ऐसे था कि मेरे एक अंकल हैं, उनको देख के मेरे माइंड में आया। दूसरा, मेरे कुछ टैक्सेशन के क्लाइंट्स थे, उन्होंने थोड़ी बहुत मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया उसको। कुछ 1-2 दोस्त कर रहे थे, लेकिन मे बी अब नहीं कर रहे हैं वो। तो थोड़ा स्टडी किया, उनकी रिटर्न्स देखी, तो जब मैंने उनकी रिटर्न देखी तो वो थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी। उसके अलावा कुछ हम जब कंपनीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं ऑडिट के दौरान, तो वहाँ से भी उनके स्टेटमेंट्स सामने आई, तो उधर से एनालिसिस किया कि ये क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, उनको कितना एक्स्ट्रा इनकम आ रही। तो वहाँ से मोटिवेशन आई जब कि हमें भी करना चाहिए अपनी डिस्पोजेबल इनकम को, क्योंकि अगर नॉलेज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट म्यूचुअल फंड से लिया, अलमीज़ान के साथ। तो वहाँ मिक्स रहा, अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसी सा स्टॉक्स के अंदर आ गए। जी, लाइक भाई, जहाँ तक आप मेरी मोटिवेशन की बात करें, तो हम कंपनीज़ के अंदर ऑडिट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनके सामने फाइनेंशियल्स देखते हैं जब, तो कुछ कंपनीज़ थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वहाँ से जब उनकी स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया, थोड़ा आइडिया हुआ चीज़ों के बारे में। उसके अलावा कुछ करिकुलम में भी पढ़ी हुई थी चीज़ें, तो उन चीज़ों से थोड़ी मोटिवेशन आई कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द मनी, मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ से मोटिवेशन आई। फिर ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं इंसान ऐसे लेता है, तो एक और दोस्त भी कर रहा था, तो मैंने उसको देखा। उन कुछ लोगों की मैं टैक्स रिटर्न्स भी करता हूँ, उन्होंने भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया हुआ था। तो उनको देखा तो मुझे मोटिवेशन आई, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आज क स्टार्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। जहाँ तक बात करें कि स्टार्ट कैसे लिया था, मैंने स्टार्ट लिया था म्यूचुअल फंड से। अलमीज़ान के साथ लिंक हो गया था और खुद ही से फंड सेलेक्ट करता था। पहली बार ब्रोकर से पूछा था, उसके बाद खुद से फंड मैनेजर रिपोर्ट पढ़ता और डिसीजन लेता था। मैं आगे जाके आपको अपना पैरामीटर भी बताऊँगा कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ और कुछ गलतियाँ जो मैंने सीखी। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता स्टॉक्स में भी आ गया। स्टॉक्स में जब मैं आया तो अकाउंट ओपन कराया। पहले 1-2 दफ़ा ब्रोकर से और कुछ फैमिली में एक एक्सपीरियंस्ड हैं पर्सन, उनसे गाइडलाइन ली कि किस तरह मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। चीज़ें सीखी वहाँ से, फिर इन्वेस्टमेंट वो भी स्टार्ट होगी। करेंसी मेरा अपना आइडिया था, उसके अलावा छोटे-मोटे बिज़नेस वेंचर्स हैं जो मैं करता हूँ। करेंसी का किया, लेकिन वो मुझे इतना नहीं मज़ा आया, क्योंकि वो फ़ायदा तब होता है जब आपने उसको किसी ईटीएफ के थ्रू या किसी प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू किया हो और फ़ॉरेन में किया हो। पाकिस्तान में अगर आप करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है। तो
अगर बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, म्यूचुअल फ़ंड में पहली इन्वेस्टमेंट मैंने गोल्ड फ़ंड में की थी, अलमिज़ान गोल्ड फ़ंड में, लेकिन वो हेज है और वो अ, करंट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज तो है, लेकिन वो इतना अपसाइड नहीं उसमें आता। और पिछला 1 साल आप वैसे देखें तो गोल्ड में इतना अपसाइड नहीं आया। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सीखी, फंड मैनेजर रिपोर्ट देखा तो फिर अलमिज़ान इक्विटी में चला गया। म्यूचुअल फ़ंड को देखने का ये मेरा क्राइटेरिया था कि मैं ये देखता था कि ऐसा फ़ंड देखूँ जिसमें कि उनकी एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो और मैनेजमेंट फ़ीस कम हो, क्योंकि वो आपकी गेन को वेस्ट कर देती है। अच्छा अमाद भाई जो जी, जी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपका जो आपने बताया भी है कि आपका एक क्राइटेरिया है, आप किस क्राइटेरिया के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? जी, लाइक भाई सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि फंड मैनेजर रिपोर्ट आपको क्वार्टरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, अगर मंथली नहीं पढ़ सकते। क्वार्टरली जब आप देखते हैं फंड मैनेजर रिपोर्ट को, सबसे पहला क्राइटेरिया उनकी एक्सपेंस रेशियो कम से कम होनी चाहिए। जिस फंड का रिटर्न अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो कम है और उसके अलावा एक थोड़ी टेक्निकल टर्म है, उसको आप कहते हैं शार्प रेशियो वगैरह, उसको भी देखना चाहिए, लेकिन हम उस पे नहीं जाते। क्योंकि सिंपल रखें तो हमने एक्सपेंस रेशियो, मैनेजमेंट फ़ीस और फ्रंट एंड बैक एंड लोड देखना है और ये देखना है कि आपका जो फंड है वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। ख़ास तौर पे इस तरह की सिचुएशन में, जैसे आजकल ईरान इसराइल वॉर चल रही है, तो आप देखें इसका वन डे रिटर्न कितने। सरमाया इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको ये बताता है कि वन डे रिटर्न आपका क्या चल रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये देखना चाहिए। उसके बाद आप जब देखें तो आपको फिर जो मेन चीज़ होती है पोर्टफोलियो की एलोकेशन। तो आप देखें सबसे पहले कि इक्विटी में आपने कितना रखना, अपने रिस्क एपेटाइट को। एक जो थोड़ा यंग इन्वेस्टर है उसको चाहिए कि 50 टू 60% इक्विटी में जाना चाहिए। बाकी वो हेज फंड्स में रख ले, जैसे कि डेट और गोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाउनसाइड में वो उसको थोड़ी मोटिवेशन के लिए काफ़ी होगा। तो ये मेरा म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया है। तो आपने सर ये एक्सपेंस रेशियो, मार्केटिंग ये सारी चीज़ें सरमाया और पीके से नहीं देखी? वहाँ से आपके लिए ईज़ी हो जाता है शायद। जी, वहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फंड मैनेजर रिपोर्ट को जब आप सरमाया की साइड मैंने अगेन बताया आपको काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका कोई और मार्केट में इस टाइम कॉम्पिटिटर नहीं है, जो मैंने देखा है चीज़ों को ना। तो उसमें वन डे आपका पीएनएल और आपका 7 डे पीएनएल, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा ज़र पे सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। वहाँ से भी देखना चाहिए, लेकिन ये है कि जब आपको एक्सक्लूसिव 3 मंथ्स बाद रिसर्च करनी है अपने पोर्टफोलियो पे, तो आपको एक आई थिंक पूरी फंड मैनेजर रिपोर्ट को देखना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो किस तरह से चल रही हैं चीज़ें। जी, जी। आपको ये अमाद भाई मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है अभी? जी, जी, बिल्कुल आपकी स्क्रीन आ रही है नज़र। अच्छा, जो क्राइटेरिया आपने किया ना मैं वही दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड पे अगर आप जाते हैं ना, लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स करते हैं, ठीक है? जी, जब जी। आप लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स करते हैं ना, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट में हम क्या दिखाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगी कि जी, रिस्क प्रोफ़ाइल क्या है, ठीक है? मॉडरेट है, फिर आपका तरीक़ेकार क्या है, जी। फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, फिर टोटल एक्सपेंस रेशियो जो अभी आप बात कर रहे थे कि एक्सपेंस रेशियो क्या है इस पर्टिकुलर जी, फंड जी। की, वो आती है। फिर मैनेजमेंट फ़ी कितना चार्ज कर रहे हैं, फिर इन्होंने मार्केटिंग पे कितना इन्वेस्ट किया है, फिर मंथ टू डेट, एमटीडी मंथ टू डेट और वाई ईयर टू डेट के ऊपर आपका रिटर्न क्या चल रहा है। फिर आपको हम नैव दिखा रहे हैं, फिर ये किस बिल्कुल। दिन को आया था वो आ रहा है, फिर ये टोटल साइज़ क्या फंड का वो आ रहा है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कह रहे हैं ना आप फंड के अंदर जाते हैं, वो ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आप एक जी, फंड जी, की जी। एक ही फंड मैनेजर रिपोर्ट की मल्टीपल फंड्स को जी, देख सकते हैं, ओवरऑल आप नहीं देख सकते हैं। अब जैसा आपने खुद ही बात की अलमीज़ान फंड को अगर मैं यहाँ पे देख लूँ बिल्कुल, अ, बिल्कुल। अलमीज़ान के अंदर आप जाएँगे ना तो ऑटोमैटिकली अब आपको ये पता लगना चाहिए कि इसकी रिस्क प्रोफ़ाइल हाई हाई मतलब कि हाई रिस्क में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो बिल्कुल। ऑटोमैटिकली इन 2 से ना आपको अब ये शॉर्ट लिस्ट आपने कर दिया कि हर फंड के ऊपर मैनेजमेंट फ़ी कितनी है और टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है। और अभी आपने जो क्राइटेरिया आपने बताया कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहते हैं यार टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए और आपकी मैनेजमेंट फ़ी भी कम होनी चाहिए और आपका रिटर्न कंपैरेटिवली क्या है? जिस तरह आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया फिर इसके बाद करने के बाद? मेरा अलमिज़ान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अलमिज़ान म्यूचुअल फंड। फंड नेम पता है आपको आपने किस फंड में किया हुआ है? जी, जी, ये आपके सामने ही है। ये आप मीज़ान इस्लामिक फंड के नीचे देखेंगे। अलमीज़ान म्यूचुअल फंड, ठीक है। अच्छा आइडिया क्या है मेरा जी, जी। बताने का कि अब इसमें अगर आप देखें ना तो इसकी टोटल एक्सपेंस रेशियो 4.36 है, लेकिन ये फ्रंट एंड लोड जी। 3% चार्ज कर रहा है। आपने 3% दिया है उनको वैसे अपने इन्वेस्टमेंट का? जी, जी, जी।
अच्छा, ये आपको नहीं देना चाहिए था। अगर आप खुद रिसर्च करके जा रहे हैं, तो अलमीज़ान वालों को कहें, ये आपका 3% वेव ऑफ होना चाहिए, ठीक है? सो जो 3% आप दे रहे हैं ना, ये उस वक़्त ज़्यादा लागू होता है जब फंड्स वाले आपको रीच आउट कर रहे हों, कि आपके पास पैसे हैं, आप हमारे इस फंड में करें, इस पे हम 3% चार्ज करते हैं। जब आप खुद ही इतनी एफर्ट करके सेलेक्ट भी खुद कर रहे हैं, जा भी खुद रहे हैं, तो आप 3% क्यों दे रहे हैं ना उनको, ठीक है? सो पहला तो ये है। दूसरा अगर आप इसका देखें ना, जैसे मंथ टू डेट है -4.21, एक साल ईयर टू डेट में 50, एक साल का तकरीबन 51 है। यहाँ पे एक और मैं वैल्यूएशन में ना टॉप परफॉर्मिंग फंड्स पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, यही क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल रिस्क प्रोफाइल आप कहते हैं हाई होना चाहिए। टोटल एक्सपेंस रेशियो को आपने लिस्ट ऑफ ऑल फंड में देखना है। यहाँ पे ना आप बेसिकली रिटर्न्स को थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अलमीज़ान फंड्स को ही देख लेता हूँ, कि अलमीज़ान फंड्स के जितने भी साल के हाई रिस्क के फंड्स हैं ना, दे तो हम 3 साल रहे हैं, लेकिन चलो 1 साल पे अगर हम इसको फ़ोकस करें ना, जिस तरह मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड ने 53% का रिटर्न दिया है, एनर्जी फंड ने 52% का दिया। इसी तरह 1 महीने में देखें नेगेटिव के अंदर इनका ये फंड था। आज की क्योंकि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर है, तो सब फंड्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आपने अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में किया, ठीक है? तो अगर 1 महीने में देखें ना, तो कंपैरेटिवली आपका रिटर्न बुरा नहीं है, व्हिच मीन्स कि आपने बेहतर किया है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना ये चाह रहा था कि आपने मीज़ान के अंदर ही फ़ोकस किया, क्योंकि आप एक मीज़ान की फंड मैनेजर रिपोर्ट देख रहे हैं और आपको उसमें से बेहतर फंड पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप इसको ऑल कर लें ना, और ऑल करने के बाद अगर आप देखें कि आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है, ऑब्वियसली मीज़ान में सारे इस्लामिक फंड्स हैं, लेकिन अब आप ज़रा एनालिसिस करें कि 1 साल में वो कौन से फंड्स हैं जिनकी रिटर्न्स मीज़ान से भी बेहतर थी। तो अगेन नथिंग अगेंस्ट मीज़ान, लेकिन उनका जो डाटा है 1 साल के ऊपर बहुत कम फंड्स हैं जो कि पहले 10 टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। जिस तरह हमने देखा 53% का इनका एनुअल का रिटर्न था। यहाँ पे इवन पेंशन फंड को भी छोड़ दें, अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड 63% रिटर्न, यूबीएल स्टॉक एडवांटेज अगेन कन्वेंशनल है 62% रिटर्न, अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड 59% रिटर्न। मकसद ये मेरा बताने का था कि आप जब एक फंड के अंदर जाकर एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको उसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बेहतर आपको कोई होगा जो आपने इन्वेस्ट भी किया। लेकिन यहाँ पे ना प्लेटफ़ॉर्म को हमने डिज़ाइन ऐसे किया है जो कि अक्रॉस द बोर्ड सारे फंड्स को आपको एक जगह पे ले आता है। आपने जिस तरह क्राइटेरिया में बिल्कुल सही आइडेंटिफ़ाई किया कि कॉस्ट कम होनी चाहिए, मैनेजमेंट फ़ी कम होनी चाहिए। इवन मैनेजमेंट फ़ी आपको दे ये फ्रंट एंड लोड तो आपको देना ही नहीं चाहिए। फिर आप परफ़ॉर्मेंस पे देख रहे हैं तो कितने परसेंटेज परफ़ॉर्मेंस के ऊपर आपको रिटर्न मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफ़ाई करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड सारे फंड्स के अगेंस्ट कि किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैं आपको अगेन सजेस्ट यही करूँगा कि सरमाया डॉट पीके आपको हेल्प कर सकता है। शायद एक और कोई फंड हो जिसकी 15%, 10% इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो, जो कि आप ओवरलुक इसीलिए कर रहे हैं कि आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म है ना आपको, और इसमें एक और मैं आपको टूल बताऊँगा, जिसमें म्यूचुअल फंड फॉर एग्ज़ाम्पल फंड कंपैरिज़न है, ठीक है? अब ये फंड कंपैरिज़न आपको क्या करता है, जिस तरह अलमीज़ान म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्टेड हैं, ठीक है? आप उस फंड को यहाँ पे ले आएँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड, ये एक और फंड है, मैं इसको ले आता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी अल अमीन का इस्लामिक स्टॉक फंड, कोई भी अ, फंड इनका मैं ले लेता हूँ जो कि डेडिकेटेड इक्विटी फंड अल अमीन का, ठीक है? अगर आप इन तीनों का कंपैरिज़न करें ना, ये जो रिटर्न है ना 6 मंथ के, ये 0.51 परसेंटेज है, 0.00 नहीं है, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें। आप देख सकते हैं कि इन तीनों का रिटर्न आपस में क्या है। अल अमीन ने 41% का रिटर्न दिया है, इसने 58% का रिटर्न दिया है, आप वाले फंड ने 51% का रिटर्न दिया है। टोटल एक्सपेंस रेशियो आपके फंड की 4.3% है, अल अमीन की 3.4% है, और इसकी तो माशाल्लाह वाह-वाही ज़्यादा ही है। मैनेजमेंट फ़ी आपके फंड की 3% है, अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड की 2% है, इसी तरह इसकी भी 2% है। मार्केटिंग की फ़ी अगर आप देखें तो 0.5% है, ये तकरीबन 2% है और ये 1.2 है। अब ये पीयर कंपैरिज़न में आपको क्या फ़ायदा हो जाता है कि आप इवन फंड साइज़ को देख लें, करंट नैव देख लें, कि आपको फर्दर हेल्प करने में आसानी होती है कि वो कौन-सा फंड है जिस पे आपको इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये मेरी थोड़ी 2 सेंट थी आपकी एनालिसिस को फर्दर थोड़ा रिफ़ाइन करने के लिए, जहाँ पे हमारा प्लेटफ़ॉर्म आपको हेल्प कर सकता है फर्दर उसमें। बाय द वे जहाँ पे आप ज़र की बात कर रहे हैं,
मैं एक आखिरी चीज़ आपको और बता दूँ, आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी, जी, आ रही है। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे ना स्क्रीन पे मैं दिखाने का मकसद ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती, ये टेस्ट का एक अकाउंट हमने दिया हुआ है और इस टेस्ट के अकाउंट के अगेंस्ट ये कोई आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ना एक बड़े मज़े की चीज़ जी, हमने की हुई है कंपैरिज़न की। कंपैरिज़न जिस तरह मैं कह सकता हूँ मीज़ान KSE 100 जी, जी, केएसई 100 के साथ कर दें या ईटीएफ के साथ कंपेयर कर दें या म्यूचुअल फंड का कंपैरिज़न उससे कर दें और इसको वीक में या मंथ में आप करें, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है जी, जैसे आज के दिन पे देखा जाए तो तकरीबन 0.56 मंथ में आपकी मीज़ान ईटीएफ की परफ़ॉर्मेंस थी, आपके अपने पोर्टफ़ोलियो की 0.2% थी, तो मीज़ान ईटीएफ बेहतर था। लास्ट मंथ मीज़ान ईटीएफ ने 10% का रिटर्न दिया, आपके अपने पोर्टफ़ोलियो ने 3.9% का रिटर्न दिया। उससे पिछले महीने में आपकी और ईटीएफ की सेम परफॉर्मेंस थी। उससे पिछले महीने में आपने बेहतर परफॉर्म किया, मीज़ान ने कम किया। मकसद ये बताने का कि ये जो पोर्टफोलियो एनालिटिक्स हमने दी हुई है, ये एक और फर्दर लेयर है जो कि अब हम इंशाल्लाह इसको बहुत इंटेलिजेंस देंगे जो कि आपकी आपकी जो ट्रेडिंग हैबिट है क्या आपके पोर्टफोलियो में इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी? अगर होनी चाहिए थी तो क्या थी? ये सारी चीज़ें हम ज़र के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मकसद सारा कुछ ये है कि अगर किसी तरह ये प्लेटफ़ॉर्म आपकी 1% भी जो आपका प्रॉफ़िट है उसको इंक्रीज़ कर दे, मेरे ख़्याल में दिस इज़ समथिंग व्हिच कैन बहुत मैसिवली आपके प्रॉफ़िटेबिलिटी वेल्थ बिल्डिंग में कर सकता है। आज से जी, पहले तक मेबी जब हमारे जैसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जब मंदी आती थी लोग सेल कर देते थे, जब तेज़ी आती थी बाय कर देते थे। मंदी और तेज़ी के दरमियान का जो पूरी अपॉर्च्युनिटी थी वो मिस हो जाती थी। एनालिटिक्स को डेटा को थोड़ा-सा बेहतर करके दिखाने का फ़ायदा ये हो गया कि अब आप लोगों को थोड़ी समझ आ रही है कि यार होल्ड करने में ज़्यादा बेनिफिट है और इसीलिए हमने ज़र जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया था जो कि कॉम्प्लिकेशन सारी को निकाल कर फ़ोकस कराए कि आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके वेल्थ ग्रो कैसे करनी है। आपने जो बात की वो बिल्कुल जेन्युइन है। जब तक आपके पास डाटा की एक्सेस ना हो, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तब तक आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो जहाँ तक बात है, आपने अभी ये फंड्स का दिखाया, अलमीज़ान का, और ये मैं सरमाया का पोर्टल मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ इस पर्पज़ के लिए, और मैंने इसमें से थोड़ा देखा था। बस आपने ये फॉरवर्ड वाली जो बात बताई, मुझे इसका आइडिया नहीं है, वो मैं आपसे भी पूछता हूँ। जी, तो जी। मैंने ये कंपैरिज़न किया और मुझे अल अमीन और दूसरा अल हबीब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, ये बहुत अच्छी लगी। लेकिन इश्यू ये था कि मैं इनकी अल अमीन में मैं जा रहा हूँ अभी, उन उधर अकाउंट ओपनिंग के लिए बात की हुई है और चल रहा है प्रोसेस। लेकिन इश्यू ये चल रहा है कि वो कन्वेंशनल है और मैं कन्वेंशनल में जाना नहीं चाह रहा था। तो इस वजह से सिर्फ़ ये सोल पर्पज़ था। अल अमीन तो उन्होंने बनाई एग्ज़ाम इस्लामिक के लिए है। यूबीएल के जो कन्वेंशनल फंड है वो यूबीएल के नाम से स्टार्ट हुए। यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड, यूबीएल स्टॉक फंड, यूबीएल डेडिकेटेड इक्विटी फंड। जी, अल हबीब में जी, भी जी। इस्लामिक है, वो भी इस्लामिक स्टॉक फंड हो गया है, कुछ हो जी, गया। जी। तो वो अल हबीब में मैंने देखा था, मैं तो उनकी होल्डिंग में जाके देखता हूँ, होल्डिंग में सारी इस्लामिक कंपनीज़ हैं तो इस्लामिक ही होगा। जी। सो वो चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अल लाइक भाई, ये जो अल अमीन है ये बहुत अच्छा है। अल हबीब का वन डे रिटर्न इस सिनेरियो में नीचे गिरा है, जो आजकल जो केसेस चल रहे हैं। लेकिन अल अमीन इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट चल रही है, मीज़ान से बहुत ऊपर की मतलब मैनेजमेंट है इस टाइम पे उनकी। तो ऑब्वियसली अल अमीन बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि इस सारी डिस्कशन का ये मकसद नहीं था कि मैं ये कह रहा हूँ कि सरमाया में कोई कमी, सरमाया ऑब्वियसली इस टाइम पे बहुत अच्छी है। नहीं, नहीं सर, मैं आपको खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि आप नहीं थे। मैं शायद आपको शायद पता ना जी, हो, ये फंड कंपैरिज़न जी। हमने दिया हुआ था। मैं सिर्फ़ आपकी नॉलेज को एनहांस कर रहा था। जी, जी। सॉरी, सॉरी, आपकी बात करिए। अगर आप ये फॉरवर्ड का थोड़ा मुझे बता दें, मुझे इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये जो आपने फॉरवर्ड की बात की कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड अप्रोच जो आपने अभी दिखा। जी, जी। सर कुछ फंड्स होते हैं ना जो कि फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर आपकी वो प्राइसिंग मैकेनिज़्म को करते हैं, कुछ होते हैं जो कि बैकवर्ड मैकेनिज़्म पे करते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें मुफ़ैब पे पब्लिश्ड हैं, हमने तो एज़ इट इज़ उसको यहीं पे दिखा दिया है। इसके ऊपर मैं होपफुली एक आर्टिकल जी, वगैरह जी। लिखा के ना क्लैरिफ़िकेशन भी कर दूँगा, लेकिन हमने कोशिश की कि वो चीज़ें जो कि बैकएंड पे मुफ़ैब के ऊपर भी सही है। लोग देखते नहीं हैं, हम उसको यहाँ पे लेकर आए। अब मैं मेरे ख़्याल में काफ़ी टाइम हो गया, अगर आपका कोई बिल्कुल। क्वेश्चन हो प्लीज़ अगर आप पूछ लें, ताकि मैं चाह रहा था 40 मिनट्स में इसको हम रैप अप कर लें। जी, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये है कि आपके ख़्याल में जो कुछ लोगों की ये स्ट्रैटेजी है कि वो कहते हैं कि आपको टी20 मैच खेलना चाहिए स्टॉक मार्केट में, और
कुछ लोग कहते हैं कि उसको 1 डे में लेके जाएँ। यानी कि कुछ कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लेके जाना चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म ले में कहते हैं। तो आपके ख़्याल में ये क्या है? फिर मैं इस पे कुछ मेरे भी पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ लर्निंग्स। सर मेरे ख़्याल में तो जो मिसबाह-उल हक की अप्रोच से खेलता है टुक-टुक करके, वो ज़्यादा पैसे बनाता है। शायद अफरीदी वाली अप्रोच इधर ज़्यादा चलती नहीं है। तो वो 1-2 दिन में आप गेन जितना करते ये हैं, वो 1-2 दिन में लॉस भी उतना ही कर लेते हैं। देखें प मकसद ये है कि माशाल्लाह अभी आप भी बाहर ऐसे की जॉब कर रहे हैं। बाहर की जॉब में आपको तो फ़ॉरेन में ही आपका अर्निंग आ रही है। सो रादर दैन यू फोकसिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट कि वो आपको रिटर्न ज़्यादा करे, आप अपनी स्किल पे क्यों नहीं फ़ोकस करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। मसला हमारा क्या होता है कि हमारे जी, पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए होते हैं, वो उससे भी कम होते हैं, जो कि शायद हमारी मंथली इनकम है और हमारी टेंशन और हमारा टाइम और हमारी जो एनर्जी एग्ज़ैक्टली। है, वो उस पे ज़्यादा सर्फ़ हो रही होती है, जिसकी वैल्यू आपकी प्राइमरी इनकम से भी कम है। मकसद ये है कि अगर 10% ऑफ योर ऐसे इन्वेस्टमेंट सैलरी को आप अगर कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप 90% ऑफ इनकम जो आपकी जेब में जा रही है, उसको इंक्रीज़ क्यों नहीं करने की हम सोच रहे होते। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इस परेशानी में रहते हैं कि आज नीचे क्यों चलेगी। बाद में पता चलता है उनकी टोटल वैल्यू या वर्थ का कोई कुछ हिस्सा भी नहीं है। इससे ज़्यादा के लॉसेस वो रियल एस्टेट में कर रहे होंगे, वो होल्ड करके बैठेंगे और स्टॉक मार्केट की छोटी-सी इन्वेस्टमेंट को वो टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। मेरे ख़्याल में अगर जो साइकोलॉजी आप डेवलप करते हैं रियल एस्टेट को होल्ड करने की, अगर वो किसी एक अच्छी कंपनी को होल्ड करने की स्टॉक मार्केट में डेवलप कर लें, आप मेरे ख़्याल में रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसे बना लें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वोलेटिलिटी है, प्राइस एक्शन सामने नज़र आ रहा है, सेकंड बाय सेकंड की इन्फॉर्मेशन है। ईरान और इसराइल का मसला हो गया, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई। ट्रंप ने एक और ट्वीट कर दिया, ट्रंप ने भी हमला कर दिया, स्टॉक मार्केट और नीचे चली गई। तो थोड़ी-सी ना इसको एज़ ए बिज़नेस समझना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है किसी गली-मोहल्ले में जो बिरयानी की शॉप कर रहा है, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, उसने दुकान ही बंद कर दी हो, जी ईरान-इसराइल का मसला हो गया है। न जो फिज़िकल बिज़नेसेज़ हैं वो तो चल ही रहे हैं ना, ये स्टॉक मार्केट है जो कि बहुत नेगेटिविटी एक उसमें कर लेती है। हमें इसको फिज़िकल बिज़नेस की तरह ही लेना चाहिए, बस जी, इसमें एक जो फ़ायदा आपको क्या है कि आपको बैठना नहीं पड़ रहा, ना आपको देखना पड़ रहा है, एक पूरी मैनेजमेंट है जो आपके बिहाफ़ पे काम कर रही है। आपके पास तो माशाल्लाह इतना बड़ा स्किल है, आप तो ऑडिट करके पीछे से स्टेटमेंट देख लेते हैं, कंपनी की जो रेड फ्लैग्स हैं, अभी आपने म्यूचुअल फंड का एक रेड फ्लैग आइडेंटिफ़ाई करके बताया। आपके लिए तो और आसान है बिज़नेसेस को एनालाइज़ करके उस पे इन्वेस्ट करना। हाँ, स्टॉक जी, मार्केट की परफ़ॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप अपने लिहाज़ से देखें कि कौन-सी कंपनी या कौन-सा फंड है जो कि अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। अब वो कंपनी या फंड डायरेक्टली आपको शायद महीने में ना दे, 2 महीने में दे, लेकिन साल बाद आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रही होगी। सो आपने क्वालिटी कंपनी में विद कीपिंग एवरीथिंग व्हिच यू हैव स्टडीड इन माइंड कि आपको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में वही चीज़ हेल्प करेगी जिसकी आपने डिग्री ली हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो लाइक में मेरे कुछ 3 पॉइंट्स हैं। एक तो यही आपके वाला पॉइंट जो आपसे अभी क्वेश्चन किया। मेरे ख़्याल में आपको शॉर्ट टर्म व्यू के बजाय लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको जो पैसा लगाना होता है ना, वो देखना है कि एक चीज़ आपको कम रिटर्न दे रही है और एक चीज़ ज़्यादा। हम ये गलती करते हैं, जो कम दे रही है उसमें हम कई दफ़ा ज़्यादा पैसा लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में ना। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। जैसे आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रही है, सरमाया लीग में भी आपने भी आई थिंक इंटरव्यू किया था, जैसे हमारी उसमें विनर था मेरे ख़्याल में। तो जैसे हमारी उसका रिटर्न अच्छा खासा है, लोग उसकी बजाय कुछ हल्के स्टॉक्स में जाते हैं, तो ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। और तीसरा अगेन यही है कि जो आप लोगों का भी कोर्स है, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट सीखने चाहिए इंसान को, उसमें वो आपको हेल्प करते हैं कि आपको किस टाइम पे एंट्री लेनी है और किस प्राइस पे एंट्री लेनी है, ये ज़रूरी है। ये चीज़ पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ सीखी कि मुझे किस प्राइस पे एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में या कब। ऑब्वियसली लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो प्राइस तो बैलेंस आउट हो जाएगी, लेकिन ये है कि वो आपको टेम्परेरी पेन से बचा लेता है कई दफ़ा कि आपने एंट्री किस टाइम पे लेनी है। बिल्कुल सही कह रहे हो और मेरे ख़्याल में आपने तो माशाल्लाह डिग्री की हुई है, आपको समझ आई होगी। ज़्यादातर लोगों को समझ आती है कि इस मार्केट में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल में पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके आप रेसिपी तैयार है जिसमें आप पैसा बड़ी जल्दी लूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ आपके पास वो कोर इंग्रीडिएंट ही नहीं है जिसकी वज़ह से आपने पैसा बनाना है। सो मकसद ये है कि नॉलेज जिस तरह का भी हो, कहीं से भी मिले। कुछ चीज़ें तो आप सीख कर जी, आते हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही है। मार्केट खुद सिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी एबीसी बहुत अच्छी कंपनी थी, आपने इन्वेस्ट कर दिया। सीखने को अब आपके हाथ में थी, उसको आपने एनालाइज़ किया, अपने तरीके से रिसर्च की और आपने इन्वेस्ट कर दिया।
अब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी, अमेरिका और ईरान का कोई मसला चल गया और वही कंपनी एबीसी नीचे चली गई। अब आप एकदम पैनिक में आ जाते हैं, कंपनी एबीसी नीचे क्यों चली गई है? वो तो मैंने रिसर्च की थी। देखिए, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। मार्केट्स जो हैं वो डिमांड और सप्लाई पे चल रही होती हैं। जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वो ऊपर जा रहा होता है। जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, वो नीचे जा रहा होता है। बट व्हाट यू नीड टू डू, आपने वैल्यू बाइंग करनी है, किस टाइम पे करनी है। जब आप एंटर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आप सीख कर आते हैं, कुछ चीज़ें आपको मार्केट सिखाती है। अब ये जो इवेंट है, ये बुकिश नहीं है, ये आपको कहीं पे भी पढ़ाते हुए नहीं कहेंगे कि जब भी वॉर होगी तो आपने इन्वेस्टेड ही रहना है। हाँ, ये है कि जब आप इन्वेस्ट करें, आप उस तरीके से इन्वेस्ट करें कि वो एक वॉरेन बुफे या पीटर लिंच का एक कमेंट भी है कि अगर कल को आपकी स्टॉक मार्केट बंद भी हो जाए और आपके पास उसके शेयर हैं, तो आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि आपके पास एक अच्छी सॉलिड कंपनी पड़ी हुई है। यहाँ पे तो चलती-फिरती कंपनी 1% नीचे जाती है तो लोगों के हाथ-पाँव फूल पड़ते हैं। सो मकसद ये बताने का कि एजुकेशन और उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है और वो बड़ा वैल्यूएबल और बड़ी एक कलीदी किरदार अदा करता है। जितनी ज़्यादा आप उसको होल्ड करते हैं, उतना बेहतर आपको रिटर्न मिलता है। चलें अमाद भाई, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आखिर में आकर आप कोई अपनी तरफ से फाइनल लोगों को कोई गाइडलाइन दे दें, क्योंकि माशाल्लाह आप भी क्वालिफाइड हैं। तो आप क्या कहेंगे ताकि हम इसको फिर ऑफिशियली क्लोज़ करें? मेरा मैं अपने करीबी सर्कल में भी यही कहता हूँ, जो कि लोग अक्सर उसको उस तरह से सीरियस नहीं लेते, कि चाहे आप मंथली कुछ जितनी आपकी सैलरी है उसका 1-2% भी सेव करके इन्वेस्ट करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बनिस्बत कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। एटलीस्ट आपका माइंडसेट और हैबिट डेवलप जब तक नहीं होगी तब तक कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बनिस्बत कि आप बाइंग करी जा रहे हैं अनकॉन्शियस, उसकी बजाय आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। कल को कहीं पे आपको फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए लोगों को। ज़बरदस्त! समाज भी बहुत अच्छा आपने आखिर में फीडबैक, कमेंट अपनी तरफ से शु लोगों को दिया। और अगेन आप लोग जो कि अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ सरमाया.pk की वेबसाइट और हमारा यूट्यूब का चैनल भरा पड़ा है आपको गाइड करने के लिए कि आपको क्यों करनी चाहिए। और जैसा अमाद भाई ने भी बताया, आई थिंक कॉशियस वे में अगर आप सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1% है, 2% है। हैबिट अपनी अगर आप अपनी अच्छी डेवलप कर दें, तो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा फ़ायदा होगा। काफ़ी दफ़ा जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, तब हमें समझ आती है कि ये चीज़ हमें सही टाइम पे नहीं की थी। और हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट वो आपको अच्छे टाइम पे करनी चाहिए। अच्छे टाइम का मतलब ये है कि अगर आज आपकी सैलरी से आपके एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं और आप इवन 5 से 10% भी बचा पा रहे हैं, ये आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इस अच्छे टाइम में आप अपने बुरे टाइम की प्लानिंग करें। बुरे टाइम का खुदा ना खास्ता मतलब ये नहीं है कि कोई और ही हो जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी जॉब ना रहे या कुछ ना रहे, यही थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको उस टाइम पे हेल्प करेगी। जितना अच्छा हम अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करेंगे, मेंटली हम बेहतर कंडीशन में होंगे। ज़्यादातर लोग 40s में, 50s में आके टेंशन की वजह से आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो उसी वजह से पा लेते हैं। फाइनेंस को अगर आप सही तरीके से, सही टाइम पे प्लान कर लें, तो आपकी जो आने वाली लाइफ़ है फ्यूचर के अंदर, वो बेहतर तरीके से होगी। So thank you very much, Ahmad bhai, for coming, and I will see you in another video. Thank you. Allah Hafiz.